अध्याय 28। सुरक्षित रूप से महल में वापस आकर हमने हाउसकीपर के कमरे में धधकती आग के सामने खाना खाया। यसाबेउ कहाँ है? मैंने मार्थे से पूछा जब वो मेरे लिए ताज़ा चाय का कप लेकर आई। बाहर। वह वापस रसोईघर की ओर चली गई। बाहर कहाँ? मार्थे, मैथ्यू ने पुकारा। हम डायना से कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वह मुड़ी और घूरने लगी। मैं तय नहीं कर पाई कि यह इशारा उस पर था, उसकी अनुपस्थित मां पर या मुझ पर। वह उस पादरी से मिलने गांव गई थी। मेयर से भी। मार्थे रुकी, झिझकी और फिर से शुरू किया। फिर वह सफाई करने जा रही थी। क्या साफ करना है? मैंने सोचा। जंगल, पहाड़ियाँ, गुफाएं। मार्थे को लगा कि यह स्पष्टीकरण पर्याप्त है, लेकिन मैंने स्पष्टीकरण के लिए मैथ्यू की ओर देखा। मार्थे कभी कभी साफ और साफ को लेकर भ्रमित हो जाती है। आग की रोशनी उसके भारी प्याले के पहलुओं को पकड़ रही थी। वह सड़क के नीचे से कुछ ताज़ा शराब पी रहा था, लेकिन उसने हमेशा की तरह ज्यादा नहीं पी। ऐसा लगता है कि मानन ये सुनिश्चित करने के लिए बाहर गया है कि सैप्ट टूर्स के आसपास पिशाच छिपे हुए हैं। क्या वह किसी विशेष व्यक्ति को खोज रही है? डोमेनिको, बेशक, और मंडली के अन्य पिशाचों में से एक, गेरबर्ट। वह भी ओवगे और लेक्स से है। वह उसके छिपने के कुछ स्थानों पर नजर रखेगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह आसपास तो नहीं है। गेरबर्ट और लेक्स से। औरलेक का गेरबर्ट 10वीं सदी का पोप, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके पास पीतल का सिर था जो भविष्यवाणियां बोलता था। ये तथ्य कि गेरबर्ट एक पिशाच था और एक बार पोप रह चुका था, मेरे लिए विज्ञान और जादू के छात्र के रूप में उसकी प्रतिष्ठा से कहीं कम दिलचस्प था। मैं भूल जाता हूँ कि तुम इतिहास के बारे में कितना जानते हो। तुम तो पिशाचों को भी शर्मसार कर देते हो। हाँ, वही गेरबर्ट। और उसने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम उसके रास्ते से दूर रहो। अगर तुम उससे मिलते हो, तो उससे अरबी चिकित्सा या खगोल विज्ञान के बारे में कोई सवाल मत पूछो। जब भी बात चुड़ैलों और जादू की आती है, तो वह हमेशा लालची रहा है। मैथ्यू ने मुझे अधिकारपूर्ण नज़र से देखा। क्या यसाबेउ उसे जानता है? ओह, हाँ, वे एक समय में चोरों की तरह घनिष्ठ थे। अगर वह यहाँ कहीं भी है, तो वह उसे ढूंढ लेगी। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि वह महल में आएगा। मैथ्यू ने मुझे आश्वस्त किया। वह जानता है कि उसका यहाँ स्वागत नहीं है। जब तक हम में से कोई तुम्हारे साथ न हो, दीवारों के अंदर ही रहो। चिंता मत करो, मैं मैदान नहीं छोड़ूंगा। और इलाक का गेरबर्ट ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे मैं अप्रत्याशित रूप से मिलना चाहता था। मुझे लगता है कि वह अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगने की कोशिश कर रही है। मैथ्यू की आवाज़ तटस्थ थी, लेकिन वह अभी भी गुस्से में था। तुम्हें उसे माफ़ करना होगा, मैंने फिर कहा। वह नहीं चाहती थी कि तुम्हें ठेस पहुँचे। मैं बच्चा नहीं हूँ, डायना, और मेरी माँ को मेरी अपनी पत्नी से मेरी रक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। वह अपने गिलास को इधर उधर घुमाता रहा। पत्नी शब्द गूंजता रहा। कुछ क्षण के लिए कमरे से बाहर निकल गया। क्या मैं कुछ भूल गया? मैंने आखिरकार पूछा। हमारी शादी कब हुई थी? मैथ्यू की आंखें ऊपर उठीं। जिस क्षण मैं घर आया और कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह शायद अदालत में टिक नहीं पाएगा, लेकिन जहाँ तक पिशाचों का सवाल है, चिंतित, हम शादीशुदा हैं। तब नहीं जब मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और तब भी नहीं जब तुमने फ़ोन पर कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। ये तभी हुआ जब तुम घर आए और मेरे सामने कहा। ये कुछ ऐसा था जिसके लिए सटीकता की आवश्यकता थी। मैं अपने कंप्यूटर पर एक नई फाइल शुरू करने की योजना बना रहा था जिसका शीर्षक था, वाक्यांश जो चुड़ैलों को एक तरह से लगते हैं लेकिन पिशाचों को कुछ और मतलब रखते हैं। उन्होंने टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री में वैज्ञानिक की तरह बोलते हुए बताया, पिशाच फौन या भेड़ियों की तरह संभोग करते हैं। मादा अपना साथी चुनती है और एक बार नर सहमत हो जाता है, तो बस हो जाता है। वे जीवन भर के लिए संभोग करते हैं और समुदाय के बाकी लोग उनके बंधन को स्वीकार करते हैं। आह, मैंने धीमे स्वर में कहा। हम नॉर्वेजियन भेड़ियों के पास वापस आ गए थे। हालांकि मुझे मेट शब्द कभी पसंद नहीं आया। ये हमेशा अवैयक्तिक लगता है,
जैसे कि आप मोजे या जूते मिलाने की कोशिश कर रहे हों। मैथ्यू ने अपना गिलास नीचे रखा और अपनी बाहें क्रॉस करके मेज की दागदार सतह पर टिका दी। लेकिन तुम कोई पिशाच नहीं हो। क्या तुम्हें बुरा लगता है कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ? मेरे दिमाग में एक छोटा सा चक्रवात आया जब मैंने ये समझने की कोशिश की कि मैथ्यू के प्रति मेरे प्यार का जानवरों के साम्राज्य के सबसे घातक सदस्यों और एक सामाजिक संस्था से क्या संबंध है जिसके बारे में मैं कभी भी विशेष रूप से उत्साहित नहीं रहा। इस बवंडर में मुझे अपना रास्ता खोजने में मदद करने के लिए कोई गर्म संकेत या गाइडपोस्ट नहीं थे। और जब दो पिशाच संभोग करते हैं, मैंने पूछा, जब मैं ये प्रबंधन कर सका, तो क्या यह उम्मीद की जाती है कि मादा नर की आज्ञा का पालन करेगी, जैसे कि बाकी झुंड? मुझे ऐसा ही डर लग रहा है, उसने अपने हाथों की ओर देखते हुए कहा। मैंने उसके काले, झुके हुए सिर को देखकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। इस व्यवस्था से मुझे क्या मिलेगा? प्यार करो, सम्मान दो, रक्षा करो और रखो। उन्होंने अंततः मेरी आंखों में आंखें डालने का साहस करते हुए कहा। ये तो मध्ययुगीन विवाह समारोह जैसा लग रहा है। एक पिशाच ने पूजा पाठ का वह हिस्सा लिखा था। लेकिन मैं तुम्हें अपनी सेवा करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा, उसने मुझे जल्दी से, सीधे चेहरे के साथ आश्वस्त किया। यह मनुष्यों को खुश करने के लिए रखा गया था। कम से कम मुझे नहीं लगता कि इससे महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान आई होगी। शायद नहीं, उसने एकतरफा मुस्कुराहट की कोशिश करते हुए कहा। घबराहट ने उसे काबू में कर लिया और वह एक चिंतित नज़र में बदल गया। उसकी नज़र उसके हाथों पर टिक गई। मैथ्यू के बिना अतीत धूसर और ठंडा लगता था, और भविष्य में उसके साथ और भी ज्यादा दिलचस्प होने का वादा किया गया। चाहे हमारा प्रेम संबंध कितना भी छोटा क्यों न रहा हो, मैं निश्चित रूप से उसके प्रति बंधी हुई महसूस करती थी। और पिशाचों के समूह के व्यवहार को देखते हुए आज्ञाकारिता को कुछ ज्यादा प्रगतिशील के लिए बदलना संभव नहीं था, चाहे वह मुझे पत्नी कहे या नहीं। मुझे लगता है कि मुझे ये बताना चाहिए, पति की सख्ती से कहें तो, आपकी माँ आपकी पत्नी से आपकी रक्षा नहीं कर रही थी। पति और पत्नी शब्द मेरी जुबान पर अजीब लग रहे थे। यहाँ बताई गई शर्तों के अनुसार, जब तक आप घर नहीं आए, मैं आपकी पत्नी नहीं थी। इसके बजाय मैं बस एक प्राणी थी जिसे आप बिना किसी अग्रेशन पते के एक पैकेज की तरह छोड़ गए थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आसानी से बच गई। उसके मुंह के कोनों पर एक मुस्कान तैर गई। तुम ऐसा सोचते हो, तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी इच्छा का सम्मान करना चाहिए और उसे माफ कर देना चाहिए। उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसे अपने मुंह में ले गया, अपने होठों से मेरी उंगलियों को सहलाया। मैंने कहा था कि तुम मेरी हो। मेरा मतलब था, यही कारण है कि यसाबेउ कल आंगन में हमारे चुंबन को लेकर इतनी परेशान थी। इससे उसके गुस्से और उसके अचानक आत्मसमर्पण दोनों की व्याख्या हो गई। एक बार जब तुम मेरे साथ थे, तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। पिशाच के लिए नहीं, चुड़ैल के लिए भी नहीं। मैथ्यू ने हवा में बढ़ती हुई गाड़ी आवाज को काटते हुए मेरे खाली कटोरे की ओर एक नज़र डाली। मैंने स्टू की 3 खुराकें खा ली थीं, और इस दौरान मैं इस बात पर जोर दे रहा था कि मुझे भूख नहीं है। क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? उसने पूछा। हाँ, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा, पकड़े जाने पर नाराज होकर। अभी भी सुबह थी, लेकिन मेरी जम्हाई शुरू हो चुकी थी। हमने पाया कि मार्थे एक विशाल लकड़ी की मेज पर उबलते पानी, समुद्री नमक और नींबू के सुगंधित मिश्रण से मालिश कर रही थी, और हमने उसे शुभ रात्रि कहा। यसाबेउ जल्द ही वापस आ जाएगी, मैथ्यू ने उससे कहा। वो पूरी रात बाहर रहेगी, मार्थे ने अपने नींबुओं से ऊपर देखते हुए उदास होकर उत्तर दिया। मैं यहीं रहूंगी, जैसा तुम चाहो, मार्थे। उसने एक क्षण के लिए उसके कंधे को पकड़ लिया। अपने अध्ययन कक्ष में ऊपर जाते समय मैथ्यू ने मुझे बताया कि उसने वेस्लियस की एनाटॉमी पुस्तक की प्रति कहाँ से खरीदी थी और जब उसने पहली बार चित्र देखे तो उसे क्या लगा। मैं उस पुस्तक के साथ सोफे पर बैठ गया और खुशी से फटी हुई लाशों की तस्वीरें देखने लगा, ऑरोरा कंसर्जेंस पर ध्यान केंद्रित करने में बहुत थक गया था, जबकि मैथ्यू ईमेल का जवाब दे रहा था। मैंने राहत के साथ देखा कि उसकी मेज में छिपा हुआ दराज मजबूती से बंद था।
मैं नहाने जा रही हूँ, मैंने 1 घंटे बाद कहा और सीढ़ियाँ चढ़ने की तैयारी में अपनी अकड़न भरी मांसपेशियों को खींचती हुई उठी। मैथ्यू की पत्नी के रूप में अपनी नई स्थिति के निहितार्थों के बारे में सोचने के लिए मुझे कुछ समय अकेले में चाहिए था। शादी का विचार ही काफी भारी था। जब आपने पिशाच के अधिकार और जो कुछ हो रहा था उसके बारे में मेरी अपनी अज्ञानता को ध्यान में रखा, तो यह एक पल के लिए चिंतन के लिए आदर्श समय लगा। मैं जल्द ही उठ जाऊंगा, मैथ्यू ने अपने कंप्यूटर स्क्रीन की चमक से मुश्किल से ऊपर देखते हुए कहा। नहाने का पानी हमेशा की तरह गर्म और भरपूर था और मैं खुशी से कराहते हुए टब में डूब गया। मार्थे उठ गई थी और उसने मोमबत्तियों और आग के साथ अपना जादू चलाया था। कमरे आरामदायक लग रहे थे, भले ही ठीक से गर्म न हों। मैं दिन भर की उपलब्धियों को फिर से याद करके संतुष्ट हो गया। यादृच्छिक घटनाओं को घटित होने देने की अपेक्षा उन पर नियंत्रण रखना बेहतर था। मैं अभी भी बाथटब में भीग रही थी, मेरे बाल किनारे पर गिर रहे थे और पुआल की धार बह रही थी, तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मैथ्यू ने मेरे जवाब का इंतजार किए बिना ही दरवाजा खोल दिया। मैं चौंक कर उठ बैठी, लेकिन जब वो अंदर आया तो मैं जल्दी से पानी में डूब गई। उसने एक तौलिया पकड़ा और उसे हवा में पाल की तरह फैलाया। उसकी आंखें धुंधली थीं। सो जाओ, उसने कर्कश स्वर में कहा। मैं कुछ देर पानी में बैठी रही और उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करती रही। मैथ्यू मेरी जांच के दौरान धैर्यपूर्वक खड़ा रहा, तौलिया बढ़ाया हुआ था। एक गहरी सांस लेने के बाद मैं खड़ी हो गई, पानी मेरे नग्न शरीर पर बह रहा था। मैथ्यू की पुतलियां अचानक फैल गईं, उसका शरीर स्थिर हो गया। फिर वह मुझे टब से बाहर निकलने देने के लिए पीछे हट गया और फिर उसने मेरे चारों ओर तौलिया लपेट दिया। मैंने उसे अपने सीने से चिपका लिया और अपनी नज़रें उस पर टिकाए रखीं। जब वे नहीं हिले, तो मैंने तौलिया को मोमबत्तियों की रोशनी से भीगती त्वचा पर गिरने दिया। उसकी आंखें मेरे शरीर पर टिकी रहीं, उनकी धीमी ठंडी चाल ने मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रत्याशा की एक सिहरन पैदा कर दी। उसने बिना कुछ कहे मुझे अपनी ओर खींचा, उसके होंठ मेरी गर्दन और कंधों पर फिर रहे थे। मैथ्यू ने मेरी खुशबू को सांसों में सूंघा, उसकी लंबी, ठंडी उंगलियां मेरी गर्दन और पीठ से बाल हटा रही थीं। जब मैं चौंक गई उसका अंगूठा मेरे गले की धड़कन पर आकर रुक गया। दियू, तुम सुंदर हो, वह बुदबुदाया, और बहुत जीवंत हो। उसने मुझे फिर से चूमना शुरू कर दिया, उसकी टी शर्ट को खींचते हुए मेरी गर्म उंगलियां उसकी ठंडी, चिकनी त्वचा पर चली गईं। मैथ्यू कांप उठा। यह उसके पहले ठंडे स्पर्श पर मेरी प्रतिक्रिया की तरह ही था। मैं उसके व्यस्त मुंह के सामने मुस्कुराई और वह अपने चेहरे पर एक सवाल के साथ रुक गया। मुझे अच्छा लगता है न, जब तुम्हारी ठंडक और मेरी गर्मी मिलती है। मैथ्यू हंसा और उसकी आवाज़ उसकी आंखों की तरह ही गहरी और धुंधली थी। मेरी मदद से उसकी शर्ट ऊपर उठ गई और उसके कंधों पर आ गई। मैंने उसे बड़े करीने से मोड़ना शुरू किया। उसने उसे छीन लिया, उसे गोल किया और कोने में फेंक दिया। बाद में मैथ्यू ने अधीरता से कहा, उसके हाथ एक बार फिर मेरे शरीर पर घूम रहे थे। त्वचा के विस्तृत विस्तार ने पहली बार त्वचा को छुआ, गर्म और ठंडा, विपरीतताओं की एक बैठक में। यह मेरी हंसी का विषय था। मैं इस बात से खुश थी कि हमारे शरीर कितने अच्छे से फिट होते हैं। मैंने उसकी रीढ़ की हड्डी को छुआ, मेरी उंगलियां उसकी पीठ पर ऊपर नीचे घूम रही थीं, जब तक कि उन्होंने मैथ्यू को नीचे गोता लगाने के लिए मजबूर नहीं कर दिया, ताकि वह मेरे गले के खोखले हिस्से और मेरे स्तनों के सिरे को अपने होठों से कैद कर सके। मेरे घुटने नरम पड़ने लगे और मैंने सहारे के लिए उसकी कमर पकड़ ली। और भी असमानता, मेरे हाथ उसके मुलायम पायजामे के निचले हिस्से के सामने पहुंचे और उस झूठ को खोल दिया जो उन्हें ऊपर रखता था। मैथ्यू ने मुझे चूमना बंद कर दिया और मुझे एक खोजी नज़र से देखने लगा। उसकी नज़र को तोड़े बिना मैंने उसके कूल्हों पर ढीले कपड़े को ढीला किया और उसे गिरने दिया। ठीक है, मैंने धीरे से कहा, अब हम बराबरी पर हैं। बिल्कुल भी नहीं, मैथ्यू ने कपड़े से बाहर निकलते हुए कहा। मैं बहुत करीब से सांस रोक रहा था, लेकिन आखिरी क्षण में मैंने अपने होंठ काट लिए ताकि आवाज़ अंदर न आए।
फिर भी उसे देखकर मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके जो अंग मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे, वे भी उतने ही सुंदर थे जितने कि वे जो दिखाई दे रहे थे। मैथ्यू को नग्न और चमकता हुआ देखना एक क्लासिकल मूर्ति को जीवंत होते देखने जैसा था। बिना कुछ कहे उसने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे बिस्तर की ओर ले गया। पर्दे के पास खड़े होकर उसने चादर और कंबल को एक तरफ खींच दिया और मुझे ऊंचे गद्दे पर उठा लिया। मैथ्यू मेरे पीछे बिस्तर पर चढ़ गया। एक बार जब वह चादर के नीचे आ गया तो वह अपने सिर को अपने हाथ पर टिकाकर अपनी तरफ लेट गया। योग कक्षा के अंत में उसकी मुद्रा की तरह यहाँ एक और मुद्रा थी जिसने मुझे अंग्रेजी चर्चों में मध्ययुगीन शूरवीरों की मूर्तियों की याद दिला दी। मैंने चादर को अपनी थोड़ी तक खींच लिया, अपने शरीर के उन हिस्सों के प्रति सचेत थी जो परिपूर्णता से कोसों दूर थे। क्या हुआ? उसने भौहें सिकोड़ी। थोड़ा सा घबराहट है, बस इतना ही। किस बारे में? मैंने पहले कभी किसी पिशाच के साथ सेक्स नहीं किया है। मैथ्यू सचमुच हैरान था। और तुम आज रात भी नहीं जा रहे हो? चादर भूलकर मैंने खुद को अपनी कोहनी पर उठाया। तुम मेरे बाथरूम में आओ, मुझे नंगी और भीगी हुई बाहर निकलते हुए देखो, मुझे अपने कपड़े उतारने दो और फिर मुझे बताओ कि क्या हम आज रात प्यार नहीं करने वाले हैं। मैं तुमसे कहता रहता हूँ कि हमें जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आधुनिक प्राणी हमेशा इतनी जल्दी में रहते हैं। मैथ्यू ने बुदबुदाते हुए गिरी हुई चादर को मेरी कमर तक खींच लिया। अगर तुम चाहो तो मुझे पुराने ज़माने का कहो, लेकिन मैं हमारे प्रणय प्रसंग के हर पल का आनंद लेना चाहता हूँ। मैंने बिस्तर का किनारा छीनकर खुद को ढकने की कोशिश की, लेकिन उसकी हरकतें मुझसे ज्यादा तेज थीं। उसने चादर को मेरी पहुंच से दूर धीरे धीरे नीचे सरका दिया। उसकी आंखें तेज थीं। प्रेम संबंध, मैंने गुस्से से कहा। तुम मेरे लिए फूल और शराब पहले ही ला चुके हो। अब तुम मेरे पति हो या तुम मुझे यही बताओ। मैंने उसके धड़ से चादरें चाटी। उसे देखते ही मेरी धड़कनें एक बार फिर तेज हो गईं। एक इतिहासकार के रूप में आपको पता होना चाहिए कि बहुत सी शादियां तुरंत संपन्न नहीं होती थीं। उनका ध्यान मेरे कूल्हों और जांघों पर टिका रहा, उन्हें पूरी तरह से सुखद तरीके से ठंडा फिर गर्म कर रहा था। कुछ मामलों में सालों तक प्रणय निवेदन करना पड़ता था। अधिकांश प्रणय संबंधों में खून खराबा और आंसू होते थे। मैंने इस शब्द पर थोड़ा जोर दिया। मैथ्यू मुस्कुराया और अपनी पंख जैसी हल्की उंगलियों से मेरे स्तन को तब तक सहलाया जब तक कि मेरी आह ने उसे संतुष्टि से भर नहीं दिया। मैं वादा करता हूँ कि खून नहीं निकालूंगा अगर तुम वादा करो कि तुम नहीं रोओगे। उसकी उंगलियों की तुलना में उसके शब्दों को अनदेखा करना आसान था। प्रिंस आर्थर और कैथरीन ऑफ आरागोन, मैंने विजयी भाव से कहा। ऐसी विचलित करने वाली परिस्थितियों में प्रासंगिक ऐतिहासिक जानकारी को याद करने की मेरी क्षमता पर प्रसन्नता हुई। क्या आप उन्हें जानते थे? आर्थर नहीं, मैं फ्लोरेंस में था, लेकिन कैथरीन, हाँ, वो लगभग उतनी ही बहादुर थी जितनी तुम हो। अतीत के बारे में बात करते हुए मैथ्यू ने अपने हाथ की पीठ को मेरी बांह पर खींचा। प्रतिष्ठित इतिहासकार बंडलिंग के बारे में क्या जानता है? मैं अपनी तरफ झुकी और धीरे से अपनी उंगली को उसके जबड़े की हड्डी के साथ आगे बढ़ाया। मैं इस प्रथा से परिचित हूँ, लेकिन आप न तो अमिश हैं और न ही अंग्रेज। क्या आप मुझे ये बता रहे हैं कि शादी की शपथ की तरह दो लोगों को बिस्तर पर पूरी रात बात करने के लिए बुलाना लेकिन सेक्स न करना पिशाचों द्वारा बनाया गया था? आधुनिक प्राणी न केवल जल्दी में होते हैं, बल्कि वे संभोग की क्रिया पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। मेरी परिभाषा बहुत ही नैदानिक और संकीर्ण है। संभोग अंतरंगता के बारे में होना चाहिए, दूसरे के शरीर के साथ साथ अपने शरीर को भी जानना चाहिए। मेरे सवाल का जवाब दो, मैंने जोर देकर कहा। अब जब वह मेरे कंधे को चूम रहा था तो मैं ठीक से सोच नहीं पा रहा था। क्या पिशाचों ने बंडलिंग का आविष्कार किया था? नहीं, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखें चमक रही थी जब मेरी उंगली उसकी ठुड्डी के चारों ओर घूम रही थी। उसने उसे अपने दांतों से काटा। जैसा कि वादा किया गया था, उसने खून नहीं निकाला। एक बार की बात है, हम सभी ने ऐसा किया था। डच और फिर अंग्रेजों ने इच्छित जोड़े के बीच बोर्ड लगाने का तरीका निकाला। हम में से बाकी लोग इसे पुराने ढंग से करते थे। हम बस कंबल में लिपटे रहते थे,
शाम को एक कमरे में बंद हो जाते थे और सुबह होने पर बाहर निकल जाते थे। ये भयानक लगता है, मैंने सख्ती से कहा। उसका ध्यान मेरी बांह से होते हुए मेरे पेट की सूजन पर चला गया। मैंने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन उसका खाली हाथ मेरे कूल्हे पर था, जिससे मैं स्थिर रही। मैथ्यू, मैंने विरोध किया। जहां तक मुझे याद है, उन्होंने कहा, जैसे कि मैंने कुछ कहा ही न हो, ये सर्दियों की लंबी रात बिताने का एक बहुत ही सुखद तरीका था। सबसे कठिन हिस्सा था अगले दिन मासूम दिखना। उसकी उंगलियां मेरे पेट पर खेल रही थीं, जिससे मेरा दिल मेरी पसलियों के अंदर धड़क रहा था। मैंने मैथ्यू के शरीर को दिलचस्पी से देखा और अपना अगला लक्ष्य चुना। मेरा मुंह उसके कॉलरबोन पर जा टिका, जबकि मेरा हाथ उसके सपाट पेट पर नीचे की ओर सरक रहा था। मुझे यकीन है कि नींद इसमें शामिल थी, मैंने कहा जब उसने मेरा हाथ छीनकर कुछ मिनटों के लिए उसे दूर रखना जरूरी समझा। अपने कूल्हे को मुक्त करते हुए मैंने दबाया। मेरे शरीर की पूरी लंबाई उसके खिलाफ थी। उसके शरीर ने जवाब दिया और मेरे चेहरे पर प्रतिक्रिया से मेरी संतुष्टि झलक रही थी। कोई भी पूरी रात बात नहीं कर सकता। लेकिन पिशाचों को सोने की जरूरत नहीं होती, उसने मुझे याद दिलाया। उसके ठीक पहले उसने पीछे हटकर अपना सिर झुकाया और मेरी छाती के नीचे एक चुंबन दिया। मैंने उसका सिर पकड़कर ऊपर उठाया। इस बिस्तर पर सिर्फ एक ही पिशाच है। क्या तुम यही सोचते हो कि तुम मुझे जगाए रखोगे? जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, तब से मैं कुछ और कल्पना नहीं कर रहा हूँ। मैथ्यू की आंखें चमक उठी और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। मेरा शरीर उसके मुंह से मिलने के लिए ऊपर उठा। जब ऐसा हुआ, तो उसने धीरे से लेकिन दृढ़ता से मुझे मेरी पीठ पर लिटा दिया, अपने दाहिने हाथ से मेरी दोनों कलाइयों को पकड़ लिया और उन्हें तकिए से चिपका दिया। मैथ्यू ने अपना सिर हिलाया। जल्दबाजी नहीं करनी है, याद है। मैं उस तरह के सेक्स का आदी था जिसमें बिना किसी अनावश्यक देरी या अनावश्यक भावनात्मक जटिलताओं के शारीरिक मुक्ति शामिल थी। एक नास्तिक के रूप में जो अपना अधिकांश समय अन्य नास्तिकों के साथ बिताता था, मैं अपने शरीर और उसकी ज़रूरतों से अच्छी तरह परिचित था, और आमतौर पर कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होता था जो मेरी ज़रूरतों को पूरा करने में मेरी मदद करता था। मैं सेक्स या अपने साथी के चुनाव के बारे में कभी भी लापरवाह नहीं रहा, लेकिन मेरे ज़्यादातर अनुभव ऐसे पुरुषों के साथ हुए थे जो मेरे जैसे ही खुले विचारों वाले थे और कुछ जोशीले मुलाकातों का आनंद लेने के बाद फिर से दोस्त बन जाते थे जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। मैथ्यू ये स्पष्ट कर रहा था कि वे दिन और रातें खत्म हो चुकी थीं। उसके साथ अब कोई सीधा सादा सेक्स नहीं होगा और एफडी के पास कोई दूसरा तरीका नहीं था। मैं शायद कुंवारी ही रहूं, उसके लिए मेरी गहरी भावनाएं मेरे शरीर की प्रतिक्रियाओं के साथ अटूट रूप से जुड़ती जा रही थीं। उसकी उंगलियां और मुंह उन्हें जटिल, पीड़ादायक गांठों में बांध रहे थे। हमारे पास उतना समय है जितना हमें चाहिए, उन्होंने अपनी उंगलियों से मेरी बाहों के नीचे के हिस्से को सहलाते हुए कहा, प्यार और शारीरिक लालसा को एक साथ गूंथते हुए जब तक कि मेरा शरीर कसा हुआ महसूस नहीं होने लगा। मैथ्यू ने मुझे एक ऐसे मानचित्रकार की तरह ध्यान से देखना शुरू किया जो खुद को एक नई दुनिया के किनारे पर पाता है। मैंने उसके साथ चलने की कोशिश की, मैं उसके शरीर को देखना चाहता था जबकि वह मेरा शरीर देख रहा था, लेकिन उसने मेरी कलाई को तकिए से मजबूती से पकड़ रखा था। जब मैंने इस स्थिति की अनुचितता के बारे में गंभीरता से शिकायत करना शुरू किया, तो उसने मुझे चुप कराने का एक प्रभावी तरीका ढूंढ लिया। उसकी ठंडी उंगलियां मेरे पैरों के बीच में चली गईं और मेरे शरीर के उन एकमात्र इंच को छुआ जो अभी तक अज्ञात थे। मैथ्यू, मैंने सांस लेते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि यह बंडलिंग है। ये फ्रांस में है, उसने आत्मसंतुष्ट होकर कहा, उसकी आंखों में एक दुष्ट चमक थी। उसने मेरी कलाई छोड़ दी, यह मानते हुए कि अब कोई छटपटाने की कोशिश नहीं करेगा, और मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। हमने एक दूसरे को लंबे और गहरे चूमे, जबकि मेरी टांगें किताब के कवर की तरह खुल गईं। मैथ्यू की उंगलियां उन्हें सहलाती, छेड़ती और उनके बीच नाचती रहीं जब तक कि आनंद इतना तीव्र नहीं हो गया कि मैं कांप उठी। उसने मुझे तब तक पकड़े रखा जब तक कि कंपन कम नहीं हो गया और मेरा दिल अपनी सामान्य लय में नहीं आ गया। जब मैंने आखिरकार उसे देखने की हिम्मत जुटाई,
तो उसके चेहरे पर एक बिल्ली जैसी आत्मा संतुष्ट नजर आ रही थी। उन्होंने पूछा, अब बंडलिंग पर इतिहासकार के क्या विचार हैं? यह विद्वानों के साहित्य में बताए गए तरीके से कहीं कम अच्छा है। मैंने अपनी उंगलियों से उसके होठों को छूते हुए कहा, और अगर अमिश रात में यही करते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें टेलीविजन की जरूरत नहीं है। मैथ्यू ने ठहाका लगाया, उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। क्या अब तुम्हें नींद आ रही है? उसने मेरे बालों में उंगलियां फिराते हुए पूछा। ओह नहीं, मैंने उसे पीठ के बल लिटा दिया। उसने अपने हाथ अपने सिर के नीचे मोड़ लिए और एक और मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा। बिल्कुल नहीं, इसके अलावा यह मेरा पेट है। मैंने उसे उसी तीव्रता से देखा जिस तीव्रता से उसने मुझ पर ध्यान दिया था। जब मैं उसकी कूल्हे की हड्डी पर चढ़ रहा था तो एक त्रिभुज के आकार की सफ़ेद छाया ने मेरा ध्यान खींचा। यह उसकी चिकनी, उत्तम त्वचा की सतह के नीचे गहराई में थी। भौहें सिकोड़ते हुए मैंने उसकी छाती के विस्तार को देखा। वहाँ और भी अजीब निशान थे, कुछ बर्फ के टुकड़ों की तरह आकार के थे, अन्य क्रॉसिंग लाइनों में। हालांकि उनमें से कोई भी त्वचा पर नहीं था, वे सभी उसके भीतर गहराई में थे। यह क्या है, मैथ्यू? मैंने उसके बाएं कॉलरबोन के नीचे एक बड़े से बर्फ के टुकड़े को छुआ। मैं तो बस एक निशान हूँ, उसने गर्दन को ऊपर उठाकर देखने के लिए कहा। यह एक तलवार की नोक से बना है, शायद 100 साल के युद्ध का। मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने उसके शरीर को बेहतर ढंग से देखने के लिए उस पर अपनी गर्म त्वचा को दबाया और वह खुशी से आहें भरने लगा। एक निशान, तुम खत्म हो जाओ। जब मेरे हाथ उसकी पीठ पर घूम रहे थे तो वह खुशी से हल्की हल्की आवाजें निकाल रहा था। ओह मैथ्यू, मेरी सबसे बड़ी आशंका सच साबित हुई। वहाँ दर्जनों या सैकड़ों नहीं, निशान थे। मैंने घुटने टेके और चादर को उसके पैरों तक खींच लिया। वे उसके पैरों पर भी थे। उसका सिर उसके कंधे पर घूम गया। क्या हुआ? मेरे चेहरे को देखकर ही जवाब मिल गया और वह पलटकर बैठ गया। कुछ नहीं है मोन कोयूर, बस मेरा पिशाच शरीर आघात को थामे हुए है। उनमें से बहुत सारे हैं। एक और था, मांसपेशियों के उभार पर जहां उसकी बांह उसके कंधों से मिलती थी। मैंने कहा था कि पिशाचों को मारना कठिन है। वैसे भी प्राणी ऐसा करने की पूरी कोशिश करते हैं। क्या आपको चोट लगने पर दर्द हुआ था? तुम्हें पता है मुझे खुशी होती है। दर्द क्यों नहीं होता? हाँ, उन्हें दर्द होता है, लेकिन वे जल्दी ठीक हो जाते हैं। मैंने उन्हें पहले क्यों नहीं देखा? प्रकाश बिल्कुल सही होना चाहिए और आपको ध्यान से देखना होगा। क्या वे आपको परेशान करते हैं? मैथ्यू ने झिझकते हुए पूछा। क्या ये निशान खुद हैं? मैंने अपना सिर हिलाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस उन सभी लोगों को ढूंढना चाहता हूँ जिन्होंने तुम्हें ये निशान दिए। इशमोल 782 की तरह मैथ्यू का शरीर भी एक पालिम्पसेस्ट था, जिसकी चमकदार सतह उन सभी निशानों से संकेतित उसकी कहानी को स्पष्ट कर रही थी। मैथ्यू ने पहले भी जो युद्ध लड़े थे उनके बारे में सोचकर मैं कांप उठा। घोषित और अघोषित युद्धों में तुमने बहुत संघर्ष कर लिया है। मेरी आवाज क्रोध और पश्चाताप से कांप उठी। अब और नहीं, मैं इसके लिए थोड़ा देर से आया हूँ डायना। मैं एक योद्धा हूँ। नहीं, तुम वैज्ञानिक नहीं हो, मैंने उग्रता से कहा। तुम वैज्ञानिक हो। मैं लंबे समय से वॉमोर रहा हूँ। मुझे मारना मुश्किल है। ये रहा सबूत। उसने अपने लंबे सफ़ेद शरीर की ओर इशारा किया। उसके अविनाशी होने के सबूत के रूप में निशान अजीब तरह से सुकून देने वाले थे। इसके अलावा मुझे घायल करने वाले ज़्यादातर जीव बहुत पहले ही चले गए हैं। तुम्हें उस इच्छा को एक तरफ रखना होगा। मैं इसकी जगह क्या रखूंगा? मैंने चादरों को अपने सिर पर तंबू की तरह खींच लिया। फिर मैथ्यू की कभी कभार किया। चिमनी में लकड़ियों की चटकने की आवाज़ और समय के साथ उसकी खुद की खुशी की चीख के अलावा सन्नाटा छा गया। खुद को उसकी बांह के नीचे समेटते हुए मैंने अपना पैर उसके ऊपर लटका दिया। मैथ्यू ने मेरी तरफ देखा, एक आंख खुली और एक बंद। उन्होंने पूछा, क्या आजकल ऑक्सफोर्ड में यही पढ़ाया जा रहा है? जादू है। मैं तुम्हें खुश करने का तरीका जानते हुए पैदा हुई हूँ।
मेरा हाथ उसके दिल पर टिका हुआ था। मुझे खुशी थी कि मैं सहज रूप से समझ गई थी कि उसे कहाँ और कैसे छूना है, कब कोमल होना है और कब अपने जुनून को अनियंत्रित छोड़ देना है। यदि यह जादू है, तो मैं अपना शेष जीवन एक चुड़ैल के साथ बिताने को लेकर और भी अधिक प्रसन्न हूँ, उन्होंने कहा, और वे भी मेरी तरह ही संतुष्ट लग रहे थे। आपका मतलब मेरे बाकी जीवन से है, अपने बाकी जीवन से नहीं। मैथ्यू संदिग्ध रूप से चुप था, और मैंने उसके हाव भाव देखने के लिए खुद को ऊपर उठाया। आज रात मैं 37 साल का महसूस कर रहा हूँ। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे विश्वास है कि अगले साल मैं 38 साल का महसूस करूँगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैंने असहज होकर कहा। उसने मुझे वापस नीचे खींच लिया और मेरे सिर को अपनी ठुड्डी के नीचे दबा लिया। 1000 से ज्यादा सालों से मैं समय से बाहर खड़ा रहा हूँ, दिन और साल को गुजरते हुए देखता रहा हूँ। जब से मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं इसके बीतने के बारे में जानता हूँ। पिशाचों के लिए ऐसी चीज़ों को भूलना आसान है। यही एक कारण है कि यसब्यू अखबार पढ़ने के प्रति इतनी जुनूनी है, खुद को ये याद दिलाने के लिए कि हमेशा बदलाव होता रहता है, भले ही समय उसे न बदले। क्या तुमने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया? कुछ बार, बहुत क्षणिक रूप से, 1 या 2 बार युद्ध में, जब मुझे डर लगा कि मैं मरने वाला हूँ। तो ये खतरे के बारे में है, सिर्फ प्यार के बारे में नहीं। युद्ध और मौत की इस तथ्यपूर्ण बातचीत से मेरे अंदर डर की ठंडी लहर दौड़ गई। मेरे जीवन में अब एक शुरुआत, एक मध्य और एक अंत है। इससे पहले सब कुछ प्रस्तावना था, अब मेरे पास तुम हो। एक दिन तुम चले जाओगे और मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। समाप्ति जरूरी नहीं, मैंने जल्दी से कहा, मेरे पास बस कुछ ही दशक और बचे हैं, आप हमेशा के लिए आगे बढ़ सकते हैं। मैथ्यू के बिना एक दुनिया अकल्पनीय थी। हम देखेंगे, उसने धीरे से मेरा कंधा सहलाते हुए कहा। अचानक उसकी सुरक्षा मेरे लिए सर्वोपरि चिंता का विषय बन गई। तुम सावधान रहोगे। कोई भी व्यक्ति बिना सावधानी के इतनी शताब्दियां नहीं देख सकता जितना मैंने देखी हैं। मैं हमेशा सावधान रहता हूँ, अब पहले से कहीं ज्यादा, क्योंकि खोने के लिए बहुत कुछ है। मैं तुम्हारे साथ बस एक रात का ये पल बिताना पसंद करूंगा, किसी और के साथ सदियों बिताने से बेहतर, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। मैथ्यू ने मेरे शब्दों पर विचार किया। मुझे लगता है कि अगर मुझे फिर से 37 साल का महसूस करने में कुछ हफ्ते लगे, तो मैं उस बिंदु पर पहुंच सकता हूं जहां तुम्हारे साथ एक पल ही काफी होगा, उसने मुझे और करीब से गले लगाते हुए कहा। लेकिन ये बातचीत शादी के बिस्तर के लिए बहुत गंभीर है। मैंने सोचा था कि बातचीत ही बंडलिंग का उद्देश्य है, मैंने विनम्रतापूर्वक कहा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किससे पूछते हैं, बंडल बनाने वालों से या बंडल बनवाने वालों से। उसने अपना मुंह मेरे कान से लेकर कंधों तक नीचे की ओर चलाना शुरू किया। इसके अलावा, मेरे पास मध्ययुगीन विवाह समारोह का एक और हिस्सा है जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। तुम करते हो, पति? मैंने उसके कान को धीरे से काटा जब वो मेरे पास से गुजरा। ऐसा मत करो, उसने नकली गंभीरता के साथ कहा। बिस्तर में काटना मना है। फिर भी मैंने फिर से ऐसा ही किया। मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था, वह समारोह का वह हिस्सा था जहां आज्ञाकारी पत्नी, उसने मेरी ओर देखते हुए कहा, बिस्तर और भोजन में सुंदर और सुडौल रहने का वादा करती है। तुम उस वादे को कैसे पूरा करना चाहते हो? उसने अपना चेहरा मेरे स्तनों में दबा लिया, मानो उसे वहां जवाब मिल जाए। मध्ययुगीन पूजा पद्धति पर कई घंटों तक चर्चा करने के बाद, मुझे चर्च के समारोहों के साथ साथ लोक रीति रिवाजों के लिए भी नई प्रशंसा मिली। और इस तरह से उसके साथ रहना मेरे लिए किसी अन्य प्राणी के साथ होने से कहीं ज्यादा अंतरंग था। मैं आराम से और सहज होकर मैथ्यू के अब परिचित शरीर से लिपट गई ताकि मेरा सिर उसके दिल के नीचे रहे। उसकी उंगलियां बार बार मेरे बालों में घूमती रहीं, जब तक कि मैं सो नहीं गई। भोर होने से ठीक पहले मैं अपने बगल के बिस्तर से आती एक अजीब सी आवाज से जाग गया, जैसे कि मिलल युग में बजरी घूम रही हो। मैथ्यू भी सो रहा था और खर्राटे भी ले रहा था। अब वो कब्र पर रखे शूरवीर की मूर्ति जैसा लग रहा था। बस उसके पैरों के पास कुत्ता और कमर पर बंदी तलवार गायब थी।
मैंने उसके ऊपर चादर खींच दी। वो हिला तक नहीं। मैंने उसके बालों को पीछे की ओर किया और वह गहरी सांस लेता रहा। मैंने उसके मुंह पर हल्के से चूमा और फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मैं अपने सुंदर पिशाच को देखकर मुस्कुराया, जो मरे हुए की तरह सो रहा था, और जब मैं चादर के नीचे से निकला तो मुझे लगा कि मैं इस ग्रह का सबसे भाग्यशाली प्राणी हूँ। बाहर बादल अभी भी आसमान में लटके हुए थे, लेकिन क्षितिज पर वे इतने पतले थे कि भूरे रंग की परतों के पीछे लाल रंग के हल्के निशान दिखाई दे रहे थे। मैंने सोचा, शायद आज मौसम साफ हो जाए, थोड़ा खींचकर और मैथ्यू के लेटे हुए रूप को देखते हुए वो घंटों तक बेहोश रहेगा। दूसरी ओर मैं बेचैन और अजीब तरह से तरोताजा महसूस कर रहा था। मैंने जल्दी से कपड़े पहने, बाहर बगीचों में जाना चाहता था और कुछ समय के लिए अकेले रहना चाहता था। जब मैंने कपड़े पहनना समाप्त किया तो मैथ्यू अभी भी अपनी दुर्लभ शांतिपूर्ण नींद में खोया हुआ था। तुम्हारे जानने से पहले मैं वापस आ जाऊंगा, मैंने उसे चूमते हुए फुसफुसाया। मार्थे या यसाबेउ का कोई निशान नहीं था। रसोई में मैंने घोड़ों के लिए रखे कटोरे से एक सेब लिया और उसे चबाया। सेब का कुरकुरा गूदा मेरी जीभ पर बहुत स्वादिष्ट लगा। मैं बगीचे में चला गया, बजरी के रास्तों पर चलते हुए, जड़ी बूटियों की खुशबू और सुबह की रोशनी में चमकते सफ़ेद गुलाबों का आनंद लेता हुआ। यदि मेरे आधुनिक कपड़े न होते तो ये 16वीं शताब्दी का समय होता। व्यवस्थित चौकोर क्यारियां और विलों की बाड़ी, जो खरगोशों को बाहर रखने के लिए थी। हालांकि महल के पिशाच निवासी निस्संदेह मुड़ी हुई टहनियों के एक छोटे से फुट की तुलना में बेहतर निवारक थे। नीचे झुककर मैंने अपने पैरों के पास उगने वाली जड़ी बूटियों पर अपनी उंगलियां फिराईं। उनमें से एक मार्थे की चाय में थी। मुझे संतुष्टि और प्रसन्नता के साथ एहसास हुआ कि ज्ञान मेरे दिमाग में बैठ गया है। हवा का एक झोंका मेरे पास से गुजरा और मेरे बालों का वही नारकीय गुच्छा ढीला हो गया जो टिक नहीं पा रहा था। मेरी उंगलियों ने उसे वापस अपनी जगह पर खींच लिया, ठीक वैसे ही जैसे किसी हाथ ने मुझे जमीन से ऊपर उठा दिया। कान फटते हुए मुझे सीधा आकाश में उड़ा दिया गया। मेरी त्वचा पर होने वाली हल्की झुनझुनी ने मुझे वह बता दिया जो मैं पहले से ही जानता था। जब मेरी आंखें खुलती तो मैं एक चुड़ैल को देखता।